नमस्कार साथियों। आज मैं आपको लेकर चलता हूं 1949 में। आप लोग सोचते होंगे क्या नरेंद्र कुमार पुरानी पुरानी बातें बताते हो, कुछ नया बताओ। नए में कुछ हो तो बताओ ना साथियों, बातें वो जो दिल में यादगार बन जाती है। तो लेकर चलता हूं 1949 में, और एक बहुत ही महान संगीतकार जिसका चारों तरफ जलवा था, और जलवा भी ऐसा कि किसकी मजाल है जो उसको छू पाए, हाथ भी लगा पाए। हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी उसका जलवा था। और ऐसा संगीत कि सुनने वाले झूम उठे उसके हर गाने पर। लेकिन एक गलती उस इंसान से ऐसी हुई कि जिसकी बदनामी वो जीवन भर झेल नहीं पाया। वो क्या बदनामी थी, और वो कौन संगीतकार था, और किस कलाकार की वजह से वो बदनामी हुई, ये सारी बातें मैं बताऊंगा आपको। तो देखते हैं आपका और मेरा प्यारा सा कार्यक्रम खजाना यादों का। खजाना यादों का। हाँ तो साथियों, 1949 में दो फिल्में रिलीज होने वाली थी। एक फिल्म रिलीज होने वाली थी अंदाज, और एक फिल्म रिलीज होने वाली थी बरसात। अंदाज महबूब खान साहब की फिल्म थी, जिसके कलाकार थे राज कपूर, दिलीप कुमार और नरगिस। और उधर जो सामने पिक्चर रिलीज होने वाली थी वो फिल्म थी बरसात, जो कि राज कपूर साहब ने बनाई थी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर वही थे। उस फिल्म संगीतकार थे शंकर जयकिशन, और गीतकार थे शैलेंद्र और हसरत जयपुरी साहब। और इधर अंदाज के गीतकार थे शकील बदायूनी। हुआ ऐसा कि अंदाज के गानों का एक रेला सा आया हुआ था, रेला जिसे कहते हैं। अरे बाबा रे बाबा, मतलब अब मैं क्या बोलूं, बंबई की भाषा में या नॉर्थ की भाषा में, मतलब पछाड़ मार रहा था गाना, पछाड़। अरे बाप रे बाप, अंदाज के गाने। कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं। अब अंदाज के गाने रिलीज हुए तो धीरे धीरे बरसात के भी रिलीज हो रहे थे। अब हुआ क्या कि अंदाज जो फिल्म रिलीज होने वाली थी, 21 मार्च 1949 में अंदाज पिक्चर रिलीज हुई, और बरसात रिलीज हुई 21 अप्रैल, मतलब 1.5-2 महीने के बाद में 21 अप्रैल को 49 में रिलीज हुई आपकी बरसात। इन दोनों फिल्मों के रिलीज होने का जो रिजल्ट आया वो ये था कि एक गाना एक दूसरे गाने के ऊपर तूफान सा मचा रहा था। साथियों, वो जमाना कुछ ऐसा था कि पब्लिक को थिएटर में लाने के लिए न कोई टेलीविजन होता था, न कोई मोबाइल होता था, न कोई इस तरह की कोई बड़ी बड़ी मैगजीनें होती थी, कि न लोग घर के अंदर लोगों के पास मैगजीन पहुंचती थी। तो लोगों को लाया कैसे जाए? तो संगीत ही एक ऐसा साधन हुआ करता था, म्यूजिक एक ऐसा साधन हुआ करता था जिसकी बदौलत लोग थिएटर में आते थे। अब गाना है, गाना रेडियो पे भी बज गया, या गाना चूड़ी बाजे पे बज गया, या कहीं शादी में बज गया, या किसी मोहल्ले में बज गया। वैसे ज्यादातर उस जमाने से लेकर 1980 तक पान की दुकानों पे और नाई की दुकानों पे ही गाने सबसे ज्यादा बजते थे, या फिर शादी ब्याह में या किसी पार्टी में गाने बजते थे। लेकिन उन गानों की वजह से लोगों को यह लगता था यार क्या गाना है, यार फिल्म देखनी चाहिए, देखनी चाहिए। तो सिर्फ गाने ही ऐसा माध्यम था जिसकी वजह से लोग थिएटर के अंदर तक आते थे, टॉकीज के अंदर लोग आते थे फिल्म देखने के लिए। तो हुआ क्या कि जब नौशाद साहब के म्यूजिक की धूम मच गई, इधर जब बरसात रिलीज होने का समय आया और उसके गानों की जब धूम मचने लग गई, तो नौशाद साहब की चूल्हे हिलने लग गई। नौशाद साहब ने देखा ये क्या हुआ। मेरे को तो कोई छू ही नहीं सकता था, और ये दो लड़के कौन हैं जो मेरे घर में आके तूफान सा खड़ा कर रहे हैं। धीरे धीरे मालूम पड़ा सब अंदाज के गाने थोड़े से नीचे आ रहे हैं और बरसात के गाने ऊपर जा रहे हैं। अब साहब ये तो मतलब एक बात पक्की है, मन में तय है कि जिसका जलवा सिक्का चल रहा हो, अचानक उसके सिक्के के पास में कोई दूसरा सिक्का आके खनखनाने लगे तो वो सिक्के को बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा ही नौशाद साहब के साथ भी हुआ, जबकि नौशाद साहब बहुत ही धार्मिक और बहुत ही भले और बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही प्यारे इंसान थे। मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं खुद उनसे मिल चुका था, एक जमाने में मैं उनसे मिल चुका था। लेकिन
प्रवृत्ति को क्या किया जाए? जब आदमी की कभी कभी हो जाता है कुछ, मतलब गलती हो जाती है या कुछ बदलाव आ जाता है इंसान में, आदमी अपनी प्रसिद्धि के अंदर कोई रुकावट आती है तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। यही हाल नौशाद साहब का हुआ। अब नौशाद साहब करे तो करे क्या, बरसात के गाने हिट, बच्चे बच्चे गली गली गा रहे हैं उनके गाने, बरसात में तुमसे मिले हम, हमसे मिले तुम बरसात में। अब नौशाद साहब ने कहा यार शकील भाई, ये कोई गाने हैं क्या, ये कोई मौसीकी है क्या, शर्म नहीं आती लड़कों को इस तरह गाने गाते हुए। लेकिन समय बदल रहा था साथियों, दुनिया बदल रही थी, नौजवान लड़कों के दिल बदल रहे थे, और नौशाद साहब जिस जमाने से आए थे उस जमाने के अंदर बदलाव वो लेके नहीं आ पा रहे थे। उनके संगीत के अंदर एक ही बात थी जो हमेशा से 30-40 साल तक, 20 साल तक जब तक हो रहे, उनके संगीत में एक ही स्टाइल चलती थी, वो मॉडर्न संगीत को छूने भी नहीं देते थे। जबकि समय का बदलाव आ रहा था, समय बदलता जा रहा था, नौजवानों के दिमाग की सोच बदलती जा रही थी। जैसे आज बदल गई वैसे उस जमाने में बदल गई। हाँ, ये था कि उस जमाने में समाज के अंदर ही थे, आजकल समाज को फाड़ के बाहर निकल चुके, फर्क बस खाली इतना था। तो नौशाद साहब से बर्दाश्त नहीं हुआ। आखिर में नौशाद साहब ने मैं दिमाग में कुछ प्लान बनाया और मुकेश जी को फोन किया, बोला मुकेश घर पे आओ, तुमसे काम है। मुकेश जी बड़े खुश हुए कि नौशाद साहब मुझे बुला रहे हैं, चलो भाई। मुकेश जी गए नौशाद साहब के पास, खाना पीना चाय पानी जो भी करना था किया। बोला मुकेश भाई, मैंने आपको एक बहुत ही जरूरी काम से बुलाया। जी हाँ बोलिए, हुक्म कीजिए। मुकेश जी बहुत ही प्यारे और बहुत जॉली नेचर के इंसान थे, बहुत शरीफ आदमी थे। बोला बोलिए नौशाद साहब। बोला भाई तुम्हारे गाने बड़े धूम मचा रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम सिर्फ नौशाद मियां के लिए ही गाने गाओ। मुकेश जी को ये बात जब उन्होंने कही तो उनके दिमाग में एक ही बात आई कि नौशाद साहब ऐसी बात मुझसे कह रहे हैं। बोला नौशाद साहब, मैं तो एक गायक कलाकार हूं, ठीक है फिल्मों में काम भी किया है, लेकिन मैं एक गायक कलाकार हूं। मैं तो ऐसा गायक कलाकार हूं जो हर पेड़ की डाल के ऊपर बैठना पसंद करेगा, एक ही डाल पे कब तक बैठूंगा। बोला नहीं मियां, सोच लो, मेरा नाम नौशाद है। नौशाद के चाहने वाले दोस्तों बुरा मत मानिएगा, ये सारी की सारी बातें मैं आपको बहुत ही सच्चाई के साथ बता रहा हूं। मतलब हो सकता है मेरे बोलने का अंदाज थोड़ा गलत हो सकता है या कुछ ज्यादा फोर्सफुल हो सकता है, लेकिन यही बात थी। नौशाद साहब ने कहा यार देखो ऐसा है, तुम्हारी भी अभी नए नए हो, 4-5 फिल्में 7-8 फिल्में रिलीज हुई हैं, मेरे पास तो कितना काम है, तुम्हें लगातार काम मिलेगा, तो तुम सिर्फ मेरे लिए गाओ। लेकिन मुकेश जी ने कहा नौशाद साहब मुझे थोड़ा सोचने का मौका दीजिए। नौशाद साहब के घर को छोड़ के जब मुकेश जी अपने घर गए तो सारी रात मुकेश जी को नींद नहीं आई, और दूसरे दिन मुकेश जी ने उनको खबर भिजवाई कि सर मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपकी इज्जत करता हूं और करता रहूंगा। साथियों विश्वास कीजिए, नौशाद साहब ने मुकेश जी को फिर कभी नहीं गवाया, अपनी फिल्मों में कभी गवाया ही नहीं। लेकिन तू डाल डाल मैं पात पात, संगीत एक ऐसा डिपार्टमेंट है साथियों, कब किसकी कहां जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। साउथ की एक फिल्म थी विनस पिक्चर्स वालों की साथी, जिसके कलाकार थे राजेंद्र कुमार, वैजयंती माला और सिम्मी। इस फिल्म के अंदर रफी साहब उन दिनों यहां पे थे नहीं, रफी साहब गए हुए थे बाहर अपने टूर पे। अब उनको जल्दी से ये फिल्म कंप्लीट करनी थी, क्योंकि साउथ वाले तो वैसे भी अपनी फिल्में 4-5 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं और रिलीज कर देते हैं, क्योंकि वो ब्याज पे पूरा का पूरा पैसा उठाते थे। इसलिए उनको ये था कि भी मेरा पैसा ब्याज पे नहीं लगे ज्यादा, तो मुझे फिल्म जल्दी कंप्लीट करनी है। उन्होंने नौशाद मियां से बोला सर मेरे को जल्दी से गाने कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि मुझे फिल्म कंप्लीट बहुत ही टाइम पे करनी है। अब नौशाद साहब परेशान करे, क्या करे। मेरा प्यार भी तू है ये बहार भी तू है, ये गाना याद होगा आपको, लता जी और मुकेश जी का गाया हुआ, फिल्म साथी का है। सर नौशाद साहब को मुकेश जी को बुलाना ही पड़ा। अरे मियाँ एक गाना है, आपको गाना है। अरे बोला सर आपने बुलाया, हम क्यों नहीं गाएंगे। मुकेश जी बहुत प्यारे इंसान थे साथी, उनके मन में था ही नहीं कि यार मेरे को नौशाद साहब ने ऐसा कहा था कि ऐसा कहा था। इस तरह से नौशाद साहब मौसीकी में, उनके संगीत में मुकेश जी ने साथी फिल्म से फिर दोबारा गाना शुरू किया। तेरा प्यार भी तू है ये बहार भी तू है। नौशाद साहब हमेशा कहते हैं यार बहुत कुछ अच्छा किया, लेकिन मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वो जमाना ऐसा था दोस्तों कि कोई किसी की बात का बुरा नहीं मानता था, क्योंकि कितना भी कुछ कर ले लेकिन आपस में बहुत प्यार था। तो इसी तरह की बातें मैं आपको बताता रहूंगा। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में और देखते हैं खजाना यादों का।